ज्योति जी, श्रीमान रामकृपाल जी यादव, श्रीमान राजवर्धन जी राठौड़, डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह, श्री अशोक कटारिया, रमेश बिदुड़ी, बीएल वर्मा, यहां के सांसद भाई रामशंकर कठेरिया जी, श्री एसपी सिंह बघेल जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्रीमान राजेश दिवाकर जी, श्रीमान हरद्वार जी दुबे और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे बताया गया कि आप सुबह 10 बजे से आना शुरू कर दिया था। घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं। आप इतना कष्ट उठा करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह ही कानपुर के पास रेल दुर्घटना के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोग घायल हो गए। भाइयों बहनों, राहत के हर बचाव के हर काम चल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही, लेकिन जो घायल है, जिनकी मौत हुई है, उन सबके परिवारों के आर्थिक सहायता, घायल लोगों की सारवार की चिंता, रेलवे की पूरी शक्ति लगी हुई है। लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ी देर पहले यहां पड़ोस में ही भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आरंभ करके आपके बीच आया हूं। 2 प्रमुख कार्यक्रम थे। एक था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 2022 में जब हमारा देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, ये संकल्प लेकर के मैं काम कर रहा हूं। और इसलिए आज आगरा में हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में, उनके साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुझे शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। 267 वर्ग फीट का घर, और पहली बार हमने जो इलाका है, उस इलाके के लोगों की आदत जिस प्रकार के घर की है, जिन प्रकार की चीजों से वो घर बनाते हैं, ऐसी लचीली व्यवस्था करके घर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। 100 से ज्यादा
अलग अलग राज्यों के लोगों की आदत के अनुसार उसके मॉडल तैयार किए हैं और घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर भी यानी एक डिब्बा खड़ा कर दिया, डिब्बा, और परिवार वालों को डिब्बे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं। सच्चे अर्थ में घर बनाने का काम आज से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के लिए योजना को आज उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। करोड़ों करोड़ों घर बनाने हैं। ये घर बनाने के लिए कारीगर लगेंगे, राजमिस्त्री लगेंगे। देश के पास बेरोजगार लोग तो मिलेंगे, लेकिन काम होने पर भी राजमिस्त्री नहीं मिल जाएंगे। और इसलिए सरकार ने पिछले कुछ महीनों से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राजमिस्त्री बनाने के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग देने का एक बड़ा अभियान चलाया है, ताकि गांव-गांव लोकल राजमिस्त्री तैयार हो, करोड़ों करोड़ों घर बने और उस घर के कारण नौजवान को रोजगार भी मिले। इसके साथ साथ पहले मनरेगा का पैसा पता नहीं चलता था किसके काम आता है, किसके नहीं आता है। हमने कहा अगर परिवार के लोग खुद मेहनत करेंगे, अपना मकान बनाने के लिए काम करेंगे, तो उस काम को भी मनरेगा मान करके उनको भी पैसा दिया जाएगा, ताकि उनका घर खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनाएंगे और खुद का घर भी बनाएंगे, पैसे भी कमाएंगे। ऐसी योजना बनाई। हमने घर ऐसा भी बनाना तय किया है जिस घर में बिजली भी हो, खाना पकाने की व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उस गरीब को गैस का कनेक्शन भी मिल जाए, ताकि गैस के चूल्हे पर वो खाना पका सके। भाइयों बहनों, एक संपूर्ण योजना हिंदुस्तान के गरीब के लिए, गांव के गरीब के लिए। और वैसे ही कुछ दिन महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जनों के लिए, उसको तो लॉन्च कर दिया था। आज मैं ग्रामीण आवास को लॉन्च कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सबसे पहला लाभ जिसके पास अपना घर नहीं है, ऐसे मेरे गरीबों को मिलने वाला है। और आजादी के 75 साल होते होते इस काम को पूरा कर दे रहा है। आज मुझे रेलवे के अधिकारी तो मौजूद नहीं थे, मंत्री मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको कानपुर पहुंचना पड़ा। लेकिन रेलवे की भी योजनाएं करीब करीब 1100 करोड़ रुपए की योजनाएं, मथुरा से पलवल, मथुरा से भुतेश्वर, चौथी लाइन, एक प्रकार से यहां आर्थिक गति देने वाला कार्यक्रम, उसका भी मैंने शिलान्यास किया है। और उसके कारण यहां जो रेल में ठहराव आ जाता है, चौथी लाइन होने से गति बढ़ जाएगी। यहां के जीवन में बदलाव लाने में रेल बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। उस काम का भी प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। हमने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का काम किया, ताकि गरीब का बैंक में खाता हो। हमने आधार योजना लागू की, ताकि गरीब को उसके हक का मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया गरीब के हाथ से छीनना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई,
ताकि मेरी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके एक दिन में जब खाना पकाती है तो 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में चला जाता है। वो गरीब मां की तबीयत का हाल क्या होगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब माताओं को गैस का चूल्हा मिले, गैस का कनेक्शन मिले और गैस पर बड़े बड़े अमीर के घर में गैस के चूल्हे पर खाना पकता है। अब मेरे देश में गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर खाना पकेगा। धुएं में मां को मरना नहीं पड़ेगा, धुएं में बच्चों को रोना नहीं पड़ेगा। लकड़ी खोजने के लिए गरीब को गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। खाना पकाने के लिए नौकरी धंधा काम छोड़ करके 2-2 घंटे किचन में नहीं बिताना पड़ेगा। गरीब की जिंदगी में बदलाव आएगा। ये काम मैंने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, इस देश में 18,000 गांव, आजादी के 70 साल हो गए। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद भी 18वीं शताब्दी में जीते थे। बिजली क्या होती है उस गांव में कभी नजर नहीं आई थी। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया। 1000 दिन में बिजली का काम मुझे पूरा करना है। सबसे ज्यादा गांव अंधेरे में पड़े थे उत्तर प्रदेश के। 95% से ज्यादा काम पूरा कर दिया है भाइयों, और बाकी काम भी तेज गति से चल रहा है। हम निर्धारित समय में, निर्धारित रूप में गरीबों की भलाई के काम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं आगरा की धरती पर आया हूं, मैं आप सबके माध्यम से देश के गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग के लोगों का, देश के पढ़े लिखे लोगों का, देश के ईमानदार लोगों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है, उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने सच होके रहेंगे। भाइयों बहनों, मैंने 50 दिन कहा है। मैंने देश के सामने पहले ही दिन कहा था, ये काम बहुत बड़ा है, समय लेने वाला काम है, तकलीफ उठानी पड़ेगी ऐसा काम है, कुछ असुविधा होगी ये भी मैंने कहा था। लेकिन मैं हैरान हूं, मेरे देशवासी तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें कष्ट उठा रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा।
ये मेरा पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, मैंने 8 तारीख रात को 8 बजे भी कहा था कि मैं हर 2-3 दिन सारी अवस्था का मूल्यांकन करूंगा और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, छूट-छाट बढ़ानी है तो बढ़ाऊंगा, व्यवस्था में सुधार करना है तो करूंगा। हम ऐसे कोई लकीर के फकीर लोग नहीं है। और मैंने पिछले दिनों जहां से जनता से मेरे कान पे कोई बात आई, कहीं लचीलापन होना पड़ा तो हम होते रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए काम उठाया है। लेकिन भाइयों बहनों, आप जानते हो, एक समय था जिस शहर को बिजली का बिल 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में आंखों पानी आ जाता था, 8 तारीख के बाद 500 और 1000 की नोट पर मोदी ने हाथ लगाया। भाइयों बहनों, जहां 5 करोड़ का बिल आता था, उन म्युनिसिपैलिटी को 15 करोड़ का बिल आना शुरू हो गया। ये बिल कौन नहीं देते थे? नियमों का पालन कौन नहीं करते थे? क्या मध्यम वर्ग नहीं करता था? क्या गरीब नहीं करता था? जिनकी पहुंच ज्यादा है, जो नेताओं के अगल बगल पहुंच सकते हैं, जो बाबुओं के अलग अलग पहुंच सकते हैं, वही मजा लेते थे। आज उन सबको 8 तारीख के बाद पाई पाई चुकता करनी पड़ रही। भाइयों बहनों, अभी तो आज 18 तारीख हुई है। भाइयों बहनों, 8 तारीख को शुरू किया, 10 तारीख को बैंक ने काम शुरू किया, आज 20 तारीख हुई है। मेरे भाइयों बहनों, 5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम लोगों ने आके बैंकों में जमा करवाई है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास काला धन होता है? गरीब के पास काला धन होता है? नौकरी करके कमाने वाले के पास काला धन होता है? लेकिन अगर उसको बच्चे को स्कूल में छोड़ना है तो स्कूल वाला कहता है 2000 रुपया कैश देना पड़ेगा, 5000 रुपया कैश दोगे तब बच्चे में इसका स्कूल में दाखला होगा। तो एक गरीब आदमी को भी अपना गोरा धन भी काला करके उसको देना पड़ता है। उसको मजबूरन बैंक से अपनी ईमानदारी का पैसा उठा करके उसको कैश में देना पड़ता है। भाइयों बहनों, ये जो मैंने कदम उठाया है, ये गरीब मध्यम वर्ग के माँ बाप जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पैसों के अभाव में लुटेरों के कारण नहीं दे पाते हैं, अब वो बीमारी जाने वाली है। मेरे भाइयों बहनों, बीमारी जाने वाली है। भाइयों बहनों, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, पैसे इकट्ठे किए हैं, बैंक में रखे हैं, कानूनन मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का पैसा है। लेकिन जब मकान खरीदने जाता है तो मकान वाला बोलता है 3 लाख रुपया कैश देना पड़ेगा और इतना चेक से देना पड़ेगा। वो कहता है भाई मेरे पास तो कैश है नहीं। वो कहता है कुछ भी करो, ले आओ। उसको बेचारे को सफेद को काले में बेचना पड़ता है, उसका भी पैसा जाता है, वो काला ला करके इसको देना पड़ता है। पूरी इकोनॉमी को कुछ लोगों ने बर्बाद करके मेरे देश के गरीब को, मेरे देश के मध्यम वर्ग को लूटा है। भाइयों बहनों, ये 500 और 1000 की नोटों बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था। लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए, ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने। क्योंकि
उन्होंने गरीब का लूटा है, मध्यम वर्ग के लूटा है, आपके हक का पैसा लूट करके अपना कारोबार चलाया। इसलिए भाइयों बहनों, ये लड़ाई मैंने छेड़ी है और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या देश नहीं जानता है चिट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए और चिट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, मरना पड़ा था। जरा इतिहास गवाह करके देख लो। वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। भाइयों बहनों, देश का सामान्य व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से जीना चाहता है, लेकिन कुछ बेईमान लोग उसको जीने नहीं देना चाहते। क्या उसकी रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, जो मध्यम वर्ग के मानवी मेहनत करके कमाता है, लेकिन उसका काले धंधे करने वाले शोषण करते हैं, उससे लूटते हैं। मेरे इस कदम से मध्यम वर्ग के मानवी को सुरक्षा मिलने वाली, और जो गरीब है, जिसका हक है लेकिन उसका हक का मिलता नहीं है, उसको पीने का शुद्ध पानी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, उसको बुजुर्गों के लिए बीमार है तो सस्ते में दवाई चाहिए, गरीब को उसका हक चाहिए। ये बीच में लुटेरों के कारण गरीबों को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। मध्यम वर्ग का शोषण बंद होगा, गरीब को हक मिलेगा, पैसे जमा होंगे। इन बैंकों में 5 लाख करोड़ रुपया आया है, आगे भी आएगा। बैंक वाले क्या करेंगे इसको? क्या डिब्बे में बंद रखेंगे क्या? उनको बाजार में देना पड़ेगा। लोगों को कुछ खरीदना है तो देना पड़ेगा, लोन देनी पड़ेगी। कोई नाई की दुकान करना चाहता है तो लोन देनी पड़ेगी, धोबी की दुकान करना चाहता है लोन देनी पड़ेगी, कपड़े की दुकान करना चाहता है, बर्तन की दुकान करना चाहता है, लोन देनी पड़ेगी। और इतने सारे पैसे निकालने के लिए उनको ब्याज भी कम करने का पड़ेगा। भाइयों, कम ब्याज में रुपया गरीब और मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सीमा पार से एक तरफ आतंकवाद हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतारता है, दूसरी तरफ आर्थिक आतंकवाद नौजवानों को ड्रग्स में और देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जाता है। जाली नोट छाप छाप कर हिंदुस्तान में घुसेड़ना, आपने देखा होगा। ड्रग्स का कारोबार कैश में चलता है, नशीली चीजों का कारोबार कैश में चलता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, थैले में पैसे रहते हैं, इधर उधर जाते रहते आते रहते हैं। भाइयों बहनों, 500,000 बंद करने के कारण जाली नोट के पूरे कारोबार को बड़ा झटका लगा है। करोड़ों की जाली नोट इस देश में घुसेड़ दी गई है और देश को बर्बाद कर दिया गया है। ड्रग और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए? क्या मेरे देश के सेना के जवानों को मरने देना चाहिए? क्या कब तक चुप रहेगा देश? 70 साल तक चुप रहे भाइयों, 70 साल चुप तो रहे। और सिर्फ चुप इसलिए रहे, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था, इसलिए नहीं कि उनको बीमारी का मालूम नहीं था, लेकिन उनको देश की चिंता कम थी, कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए कदम उठाने को तैयार नहीं थे। भाइयों बहनों,
मैं जानता हूं कुछ लोगों का तो सब कुछ लूट गया है। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर भर करके रखी थी। क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जो कोशिश की है, देश के मध्यम वर्ग को उसका हक मिले, देश के गरीबों की आशाएं पूरी हो, मध्यम वर्ग का शोषण बंद हो। ये काले जो अर्थनीति चली है, जिसने देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए किया। प्यारे मेरे देशवासियों, पहले दिन से मैंने आपसे 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? आप बताइए, 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा निर्णय, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मेहरबानी करके ये बदमाशी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल दो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना, क्योंकि कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले का तो जो होगा तो होगा, वो तो कह देगा मैंने तो दिए ही नहीं थे, ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। खाते में जिसके होगा वो बोलेगा, और बेकार में मेरा गरीब भाई बहन परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई बहन परेशान। ये लोग देने वाले पकड़े जाएंगे तो झूठ बोलेंगे मैंने तो दिया ही नहीं, ये हाथ ऊपर कर देंगे और आप मुसीबत पड़ जाएगी आपके सर पर। भाइयों बहनों, किसी का भी रुपया 500 और 1000 का नोट कोई पकड़ा देता है, मेहरबानी करके मेरे भाइयों बहनों, उससे जितना दूर रह सको रहो, वरना जैसे ही उसने आप में डाल दिया, वो आपको फंसा करके भाग जाएगा और मेरा गरीब आदमी मर जाएगा। भाइयों बहनों, ये गरीबों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मध्यम वर्ग के लोगों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मेरे आदिवासी भाई बहनों को बचाने के लिए मेरी योजना है, उनका भला करने के लिए मेरी योजना है, मेरे किसानों का भला करने के लिए योजना है। और मेरी एक एक योजना इन लोगों को तकलीफ दे रही है और इसलिए मौके के इंतजार में रहते हैं कि मोदी का क्या होता है। आपको मालूम है मेरे किसान भाइयों बहनों, जब खेत में यूरिया की जरूरत होती थी, यूरिया के लिए इस देश में 2-2, 3-3 दिन मेरा किसान कतार में खड़ा रहता था। ठंड में भी वो फुटपाथ पर सो करके यूरिया लेने के लिए कतार में खड़ा रहता था कि नहीं रहता था भाइयों? और जब यूरिया वाला यूरिया नहीं देता था, हो हल्ला होता था, ये पुलिस आकर के किसानों को डंडा मारती थी कि नहीं मारती थी? हमारा किसान लहूलुहान होता था कि नहीं होता था? भाइयों बहनों, ये इसलिए होता था कि काला बाजारी करने वाले लोग ये यूरिया की चोरी करते थे। आता था किसान के नाम पे
सब्सिडी वाला यूरिया आता था और वो ट्रक में से उतरता ही नहीं था, वो केमिकल के कारखाने में चला जाता था, क्योंकि केमिकल कारखाने वालों को वो सस्ते में मिल जाता था। और मेरा किसान यूरिया के बिना परेशान रहता था। मैंने आकर के एक काम कर दिया, मैंने यूरिया का निम कोटिंग कर दिया, और यूरिया का निम कोटिंग किया, वो भी 100% किया, 100% किया। और जब तक कोई काम 100% नहीं करते ना, सफलता नहीं मिलती है भाइयों। 500 और 1000 का भी 100% ही करना पड़ा मुझे। यूरिया का निम कोटिंग किया। निम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया किसी भी केमिकल के लिए काम नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान के खेत में ही काम आ सकता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। और उसके कारण यूरिया की कालाबाजारी गई, यूरिया का गोरख धंधा गया, किसानों की कतार गई, किसानों पे लाठी चार्ज गया, और मेरे किसान के खेत को नीम कोटेड यूरिया मिलने के कारण उसके खेत में भी फायदा हुआ, क्योंकि नीम कोटिंग यूरिया से जमीन को ज्यादा लाभ होता है, वो भी हुआ, फसल को भी लाभ हुआ। भाइयों बहनों, अच्छा करने के लिए अब मुझे बताइए, जो व्यापारी, जो केमिकल के कारखाने वाले, जिनको सस्ते में यूरिया मिलता था, मोदी ने दरवाजे बंद कर दिए, वो मोदी क्यों नाराज होगा कि नहीं होगा? वो मोदी का हिसाब चुकता करने का रास्ता खोजेगा कि नहीं खोजेगा? वो मोदी परेशान होगा तो उसको आनंद होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे तो कितने लोग हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसमें सब घरों में बिजली है, सब घरों में गैस का कनेक्शन है, वहां केरोसिन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी 30 लाख लीटर केरोसिन चंडीगढ़ को जाता था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई चंडीगढ़ में तो केरोसिन की जरूरत नहीं है, कुछ झुग्गी झोपड़ी के घर हैं, उनको चाहिए तो कितना चाहिए? 500,000 लीटर चाहिए, 50,000 लीटर चाहिए, ये 30 लाख लीटर। तो पता चला कि पिछले दरवाजे से डीजल में मिक्स करने के लिए काले काम करने वालों को चला जाता था। हमने एक एक घर की जांच की, एक एक घर की जांच की, जहां गैस नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, ऐसे घर को गैस का कनेक्शन दिया, और ये 30 लाख लीटर केरोसिन जो चंडीगढ़ में चाऊ हो जाता था, वो बंद हो गया। और किसी का नुकसान तो हुआ होगा। इतने दिन जो मलाई खाते थे उनको तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो क्या वो मोदी को फूल चढ़ाएगा क्या मोदी का जय जयकार करेगा क्या? गाली देगा कि नहीं देगा? मोदी का बुरा चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऐसी सरकार इन लोगों को चाहिए जो उनके इशारों पर नाचने वाली हो, उनके पैसे लेकर के सोने वाली हो। भाइयों बहनों, ये बिकाऊ माल आपने नहीं भेजा है, उत्तर प्रदेश ने बिकाऊ माल नहीं भेजा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की शान है कि उन्होंने बिकाऊ माल बाजार में नहीं रखा है। दम के साथ गरीब के लिए जीने मरने वाला इंसान आज दिल्ली में आपने सेवा करने के लिए बिठाया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ने का आनंद कुछ और होता है। मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, ये लुटेरों से आपको बचाने के लिए लड़ूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए भाइयों, दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, ये 50 दिन तकलीफ है वो आप झेलेंगे। जोर से जवाब दीजिए,
ये 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे, 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे। ये बेईमानों की लड़ाई, बेईमानों के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। ये बेईमानों से देश बचाना चाहिए, ईमानदारों की रक्षा होनी चाहिए। आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, आपके सपने सच होके रहेंगे। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद चौधरी बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે આગ્રામાં યોજાઈ રહેલી પરિવર્તન મહારેલીને સંબોધી રહ્યા હતા, પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાને મમતા માયાવતી પર પણ આડકતરી રીતે વાર કર્યા તો કોંગ્રેસ પર પણ વાર કર્યા। સાથોસાથ વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે હું ગરીબો માટે હંમેશા લડતો રહીશ, મધ્યમ વર્ગ માટે હંમેશા લડતો રહીશ। બુલેટિનમાં